हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे मैथ्स पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 8वीं वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 को टारगेट करके फ्रेम किए गए हैं। और हम आज क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कॉन्सेप्ट्स को भी अपने क्लियर करेंगे, ताकि उनसे जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनते हैं वो आप सारे कर लें। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हम इसमें सीखने वाले हैं जो कि आपके मेनली सीटेट जुलाई 2020 के लिए फ्रेम की गई हैं। तो चलिए, अगर आपको इन टॉप 10 क्वेश्चंस को की इनकी पीडीएफ चाहिए तो इसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। A teacher of class first asked a student to count the total number of objects in a collection of pens, erasers, sharpeners. The student puts all objects in line and starts counting. He says that there are 2 pens, 5 erasers and 3 sharpeners instead of 10 objects. In which principle or principles of counting do you think that the student is facing difficulty? यानी इस बात को अगर हम समझे, क्वेश्चन को समझना चाहें, तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक क्लास का टीचर है, तो वो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से बोल रहा है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको गिनने के लिए दे रहा हूँ, इसे प्लीज़ गिन दीजिए। तो उसमें था क्या भाई, 2 पेन थे, 5 रबड़ थी, 3 कटर थे। तो उसने कहा भाई ये गिन लीजिए। स्टूडेंट क्या करता है, पहले उन्हें लाइन में लगाता है। लाइन में लगाने के बाद फिर बताता है कि भाई इसमें 2 तो पेन हैं, 5 इरेजर्स हैं और 3 कटर हैं। लेकिन वो इन्हें टोटल नहीं बताता कि ये टोटल जो है ये 10 है। तो वो कौन सी डिफिकल्टी और वो कौन सा प्रिंसिपल को अभी पार नहीं किया है उसने, या कौन से प्रिंसिपल से अब अभी वो अज्ञान है, या कौन सी डिफिकल्टी वो फेसिंग कर रहा है, ऑप्शन में आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि स्टेबल ऑर्डर यानी स्तर क्रम, या फिर एब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स यानी जैसे अमूर्तन सिद्धांत बोलते हैं। बी ऑप्शन है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, जिसे हम एकाकी संगतता सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा है एब्स्ट्रक्शन यानी अमूर्तन सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है एब्स्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इररेलेवेंस प्रिंसिपल यानी अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यानी गिनने के जो हमारे सिद्धांत हैं वहां से क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। अगर आप देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को ही हम सीखते हैं। देखिए क्या है कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यानी गिनने के सिद्धांत। नंबर एक, जैसे उसमें ऑप्शन में भी दे रखा था, एक तो स्टेबल ऑर्डर होता है, दो होता है, दूसरा होता है आपका 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, और तीसरा होता है कार्डिनलिटी। फिर मैंने गैप करके 4 और 5 को लिखा, जिसमें एब्स्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इररेलेवेंस है। गैप इसलिए किया, पहले के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो बताते हैं आपको कैसे लिखना है, जैसे बोलते हैं जो सॉरी कैसे गिनना है, जैसे हम बोलते हैं हाउ टू काउंट। और नीचे के जो प्रिंसिपल है वो उस पर फोकस करता है कि क्या गिनना है, यानी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू काउंट। तो एक एक करके आज इनको डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले है स्टेबल ऑर्डर। स्टेबल ऑर्डर में क्या लिखा है, यानी स्थिर आदेश क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग द लेवल यानी अंडरस्टैंडिंग द वर्बल सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग, बीइंग एबल टू से द नंबर नेम्स इन सीक्वेंशियल। हिंदी में भी बोल देता हूं, गिनती के मौखिक अनुक्रम को समझना, क्रमिक क्रम में संख्या नामों को कहने में सक्षम। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब यह है, जब बच्चा गिनती करता है और गिनती करते में वो 1 2 3 जैसे गिनेगा, उनके नाम लेना सीख जाता है। किसमें, क्रम के अंदर। क्रम के अंदर नाम कैसे लेता है वो, जैसे 1 2 3 4। जब बच्चा गिनती के नाम लेना शुरू कर देता है यानी गिनती की नेमिंग करना शुरू कर देता है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्डर। आगे देखेंगे, एक होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। देखिए इसमें क्या होता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि जब बच्चा ये समझ लेता है, व्हेन सेइंग द नेम्स ऑफ द नंबर्स इन सीक्वेंस ईच ऑब्जेक्ट रिसीव 1 काउंट एंड ओनली 1 काउंट। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को गिनते हैं तो उसे एक बार गिनते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को फिर दूसरी बार गिनते हैं, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को तीसरी बार। यानी वो हर बार एक ऑब्जेक्ट को एक बार काउंट करता है, 2 3 बार काउंट
नहीं करता। तो इसे बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक ऑब्जेक्ट और उसके लिए एक गिनती। जब बच्चा ये समझ जाता है तो इसका मतलब वो इस प्रिंसिपल को जान गया है। अब देखते हैं कार्डिनैलिटी क्या होता है। देखिए कार्डिनैलिटी ये होता है, ये समझना कि गिनती क्रम में बोली गई अंतिम संख्या उस सेट के लिए मात्रा का नाम है। ये इस तरीके से समझ लेना आप कभी भी कि जब बच्चा गिनती गिनता है, मान लीजिए 10 रबड़ है और 10 रबड़ को वो ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लास्ट वाली रबड़ है उसका नाम क्या है? 10 है। तो वो लास्ट वाली रबड़ का जो नाम 10 है, तो वही पूरी उसकी मात्रा भी मानी जाएगी। यानी उन 10 रबड़ों को भी 10 बोला जाएगा, ठीक है। यानी पूरा जो सेट है रबड़ों का वो क्या है, कितनी है? 10 है। और लास्ट वाली जो रबड़ उसने गिनी थी वो भी 10वें नंबर पर आ रही थी। तो जब बच्चा ये समझ लेता है कि जो लास्ट नंबर पर आता है उसको ही पूरे सेट को उसका नाम दे दिया जाता है कि ये 10 रबड़ों का समूह है, क्योंकि लास्ट में जो बोला जाता है उसे ही पूरा सेट का नाम दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं कार्डिनैलिटी। और यही होता है आपका प्रिंसिपल जब बच्चा इस बात को जान लेता है। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी व्हाट टू काउंट, क्या काउंट करना है। ये यहाँ पे बच्चा देखियो क्या क्या समझता है। फॉर यानी यहाँ पे होता है फॉर एनी एग्जांपल सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड as a set regardless of whether they are same color, shape, size, etc. This also include non-physical things such as sounds, imaginary and objects. Abstraction गिनती, यानी abstraction क्या होता है? Abstraction यानी अमूर्तता। अमूर्तता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बच्चा कुछ भी गिन रहा है, चाहे वो पेंसिल गिन रहा है, चाहे वो पेन गिन रहा है, चाहे वो कटर गिन रहा है, ठीक है, चाहे वो रबड़ गिन रहा है, कुछ भी गिन रहा है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट को एक सेम ही गिनती देगा। यानी ये नहीं है कि भाई अगर उसने मान लीजिए उसके पास 2 रबड़ हैं और 2 पेंसिल हैं, ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा। तो अब जैसे सवाल में भी था कि वो 2 पेन हैं उसके पास, ठीक है, 5 रबड़ हैं, तो 2 पेन को अलग गिना, फिर रबड़ देखी तो रबड़ की गिनती उसने अलग लगाई। तो एब्स्ट्रैक्शन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट चाहे कैसे भी कलर का हो, चाहे अलग दिखने में हो, चाहे साइज में अलग हो, लेकिन आप उसकी गिनती अलग नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि उन दोनों को साथ मिलाकर नहीं बोला जा सकता। कि जैसा बच्चा इसी चीज में तो कंफ्यूज था क्वेश्चन के अंदर कि वो रबड़ को अलग गिन रहा है, पेन को अलग गिनकर बता रहा है, उन्हें साथ नहीं मिला पा रहा है। तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को का प्रिंसिपल वहां पर एब्सेंट है। तो एक तो ये बच्चे ने गलती की, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। फिर आपका लास्ट में है ऑर्डर इररेलेवेंस। ऑर्डर इररेलेवेंस का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे ने लाइन में लगाया था ना, उसे पहले लाइन में लगाया फिर गिना, तो ठीक है, तो बच्चा इस बात को ये नहीं समझता कि गिनती के अंदर ऑर्डर बिल्कुल इररेलेवेंस होता है। यानी ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप लेफ्ट से गिनो चाहे आप राइट से गिनो, गिनती आपकी वही गिनी जाएगी, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट गिनो, चाहे वो रबड़ हो, कटर हो, ठीक है। तो ऑर्डर इररेलेवेंस की भी गलती वहां पर थी। तो अगर हम देखें उस क्वेश्चन में दो चीजें थी, एक तो एब्स्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल की डिफिकल्टी हो रही थी और उसे एक ऑर्डर इररेलेवेंस की, यानी एब्स्ट्रैक्शन की हो रही थी कि वो रबड़ और पेन को अलग करके गिन रहा था। और ऑर्डर इररेलेवेंस की गलती यही है कि वो लाइन में रख के गिन रहा था, जबकि उसे लाइन में रख के गिनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि गिनती के अंदर ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम इस ऑप्शन को देखेंगे, सवाल को देखेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डी, जिसमें क्या है भाई, देखिए, एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्डर इररेलेवेंस। यानी जब बच्चा एब्स्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल ना जानता हो और ऑर्डर इररेलेवेंस को ना समझता हो, तो वहां पर वो ऐसे ही गलती करेगा। और इस सवाल में भी उसने ऐसे ही गलती की, उसने मिलाकर वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग कलर के हैं, अलग साइज के हैं, इसलिए इन्हें मिलाकर गिना नहीं जा सकता, जो कि बच्चे की गलती है। और फिर बच्चे ने लाइन में रखा इसमें, तो इसका मतलब इसे ऑर्डर इररेलेवेंस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा ये समझता है कि लाइन में रखूंगा तभी गिना जाएगा, बल्कि ऐसा है नहीं, चाहे वो लाइन में रखे, चाहे लेफ्ट से गिने चाहे वो राइट से गिने, गिनने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can be used as learning resources for visually challenged in mathematics classroom। यानी गणित की कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यानी अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते या कम देख सकते हैं, तो उनके लिए सबसे जो अच्छे यूजुअली विजुअली चैलेंज जो पर्सन हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए कौन सी रिसोर्स मानी जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं नंबर चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, ऑप्शन बी में टेलर अबेकस कंप्यूटर जियो बोर्ड, ऑप्शन सी में कंप्यूटर
नंबर चार्ट जो बोर्ड टेलर अबेकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट। ठीक है, ये ऑप्शन इतना इजी, क्वेश्चन इतना इजी है कि आप दूसरे ऑप्शन जो ऑप्शन गलत है उन्हें छांट कर निकाल सकते हो। एक बात हमेशा जानिए, जो देख नहीं सकते उनके लिए एक हमेशा ये बात रखना, नंबर चार्ट जो है वो कभी भी यूजफुल नहीं होगा, नंबर चार्ट। क्योंकि नंबर चार्ट से जो बच्चे अंधे हैं उससे नंबर चार्ट से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो वो नंबर चार्ट क्या देखेंगे। तो देखिए, जिस जिस ऑप्शन में नंबर चार्ट है वो ऑप्शन गलत होगा अपने आप में, क्योंकि विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन होते हैं, विजुअली चैलेंज जो अंधे स्टूडेंट्स होते हैं जो देख नहीं सकते, वो नंबर चार्ट उनका रिसोर्स नहीं हो सकता। और ये पूछ रहा है कि अंधों के लिए क्या रिसोर्स रहेगा, जो अंधे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या रिसोर्स रहेगा पढ़ने का, तो नंबर चार्ट नहीं रहेगा। तो जहां जहां पे भी नंबर चार्ट है वो ऑप्शन तो कट हो जाएगा। जैसे इसमें नंबर चार्ट है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नंबर चार्ट है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा तो इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको साफ दिख गया है क्या, टेलर अबेकस, कंप्यूटर और जियोबोर्ड। अब ये देखिए कैसे टेलर अबेकस, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलर अबेकस काउंटिंग करने का एक यंत्र होता है, जिसमें आपने बच्चों के हाथ में खूब ये देखे भी होंगे, जिसके अंदर ये ऐसे बार्स होते हैं, बार्स के अंदर बीड्स लगी हुई होती हैं। तो ये टेलर अबेकस होता है, ये गिनने में काम आता है, गिनती के लिए किया जाता है ये। और ये विजुअली चैलेंज पर्सन आराम से इसको इस यंत्र से गिन सकता है। ठीक है, आप खुद देखिए को, अगर आप आंखें बंद करके भी यहाँ गिनती कर सकते हो, तो विजुअली चैलेंज जो पर्सन है वो आराम से अबेकस का यूज करके काउंटिंग कर सकते हैं। एक होता है जियो बोर्ड, जियो बोर्ड आपका ये होता है आपकी ज्योमेट्री के लिए। तो ज्योमेट्री में जैसा आपको रोम्बस बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है, तो ऐसी कीलें लगी होती है इसके अंदर, और फिर रबड़ बैंड होता है। तो इसकी सहायता से कोई अंधा बच्चा भी कोई भी स्क्वायर बना सकता है, रेक्टेंगल बना सकता है, ट्राइंगल बना सकता है, रोम्बस बना सकता है, कोई भी पैरेललोग्राम शेप का कुछ भी बना सकता है। तो जियो बोर्ड भी अंधों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा होता है आपका कंप्यूटर, जैसा ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, कंप्यूटर भी। अब कंप्यूटर आप स्क्रीन से ना लें कि भाई स्क्रीन में तो दिखेगा नहीं लेकिन आवाज तो आएगी, कंप्यूटर में ऑडियो होता है। अब ऑडियो सबसे बेहतरीन है टीचिंग के लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो सुनने से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर भी ये इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद इज स्टडिंग in class 5th. He can classify various types of triangles in different categories, but has a difficulty in understanding the abstract proof for the sum of three angles in triangle to be always 180 according to Piaget cognitive theory. राशिद इज एट, यानी कह रहा है राशिद जो है 5वीं क्लास में है, वो ये तो बता देता है कि ये कौन सी, ये ट्राइंगल कौन सा है, क्योंकि ट्राइंगल के भी कई प्रकार होते हैं, कि भाई ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये आपका इक्वल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एक वो होता है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, यानी काइंड्स होती हैं ट्राइंगल्स में। तो वो ये तो बता देता है ये वाला है ये वाला है, लेकिन उसे एब्स्ट्रैक्टली प्रूव नहीं कर पाता। यानी उसे वो एब्स्ट्रैक्ट रूप में, कॉन्क्रीट रूप में तो समझ जाता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं समझ पाता। तो ये पूछ रहे हैं कि पियाजे ने जो थ्योरी दी है 4 स्टेजेस की, वो कौन सी स्टेज में आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि पियाजे ने 4 स्टेज दी है। 4 स्टेज में सबसे पहला आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, संवेद गति अवस्था। फिर दूसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। फिर आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशन, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए 4 अवस्थाओं में बच्चा बड़ा होता है पियाजे के अनुसार। पहला आपका जैसे दे रखा है इन्होंने, पहला बच्चा छोटा होता है सेंसरी मोटर, यानी अपने सेंस का इस्तेमाल यूज करता है। फिर और बड़ा होता है तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, फिर कॉन्क्रीट में पहुंच जाता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है उसका। एक एक करके देखेंगे। देखिए द सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो बर्थ से शुरू हो जाती है, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक ये एज रहती है, जैसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने सेंस का इस्तेमाल करता है। सेंस का इस्तेमाल यानी देखने का, छूने का, स्मेल करने का, सुनने का। ठीक है, तो ये सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चा आगे बढ़ता है। इस उम्र में बच्चे की 2-3 हरकतें होती हैं, वो हाथ पैर से ही होती हैं, जैसे कि सकिंग करना, चूसना, और फिर कह सकते हैं कि हाथ पैर हिलाना। जब बच्चा के सामने झुंझुना दिखाया जाता है तो वो बच्चा हंसने लगता है, तो वो उससे एंटरटेन हो जाता है। फिर ये देखता है बच्चे
ऑब्जेक्ट वाली चीज़ों को, फिर खुद भी, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि बच्चा खुद भी खेल रहा है, खुद भी हाथ पैर हिला रहा है, चीज़ों को छेड़ रहा है। तो इस एज में बच्चा सिर्फ यही करता है। ठीक है, आपने 2 साल के बच्चे देखे भी होंगे। फिर जब ये दी ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 साल से 7 साल तक की एज पर पहुंचता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है? देखिए, ये दी प्री ऑपरेशनल स्टेज भी दो भागों में बटी हुई है। एक है आपका प्री कंसेप्शनल एज और एक आपका इंट्यूटिव एज। देखिए, प्री कंसेप्शनल पीरियड जो होता है वो 2 साल से 4 साल तक होता है। इस पीरियड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें बच्चा देखिए क्या करता है। बच्चे की दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होती है। एक तो इसमें होता है एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म ये होता है कि जब बच्चा हर चीज को लाइव अलाइव माने, यानी हर चीज को जीवित माने। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चा आपका, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, देखिए जब बच्चे की चोट लग जाती है, तो जब बच्चे के, मान लीजिए बच्चा चल रहा है, चल के उसके कुर्सी में लग गई, तो आपने पेरेंट्स को देखा होगा, वो कुर्सी को मारते हैं और बताते हैं देखो मैंने इसकी पिटाई कर दी। तो इसका मतलब क्या है? बच्चा उस कुर्सी को भी जीवित समझता है। ये उसकी क्वालिटी होती है इस एज के अंदर। तो वो हर चीज को अलाइव समझता है, जीवित समझता है, यानी निर्जीव हो या जीवित हो, सब चीज को जीवित समझता है। इसे बोलता है एनिमिज्म। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसे लिख लेना वर्ड को, एनिमिज्म। ठीक है। तो दूसरी स्टेज होती दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इस स्टेज में होती है उसकी, कि वो ये समझता है कि सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द है, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द है, यानी जो मेरा पूरा वर्ल्ड है वो मेरे अराउंड है, सब मैं सेंटर हूँ वहां का। तो इसीलिए पियाजे ने इस चीज को बोला है ईगो सेंटरिज्म। तो दो क्वालिटी होती हैं, मैं आपको लिख देता हूँ अब। तो एक तो होती है आपकी एनिमिज्म, एनिमिज्म देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, और दूसरा होता है ईगो सेंटर, ये तो आपको आती होगी, ईगो सेंटर। तो ये दो क्वालिटी होती हैं 2 से 4 साल तक। फिर 4 साल से आपका 7 साल तक का होता है। 4 साल के 7 साल में क्या होता है? बच्चा गुणा करना तो सीख जाता है, भाग करना नहीं सीख पाता। तो ये ऐसा होता है क्योंकि बच्चा यहाँ पर कॉन्क्रीट चीजों को समझता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं समझ पाता। फिर आता है आपका बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लॉजिक लगाने लगता है, अच्छे अच्छे, और सारी चीजों को समझने लगता है, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट में, यानी ठोस अवस्था में। फिर वो क्यूबिक से खेलने लगता है, क्यूब आती है ना, वो खेलने की मिलाने की ऐसी चीज है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है इस एज में। आपने देखा होगा 7 साल से 11 साल के बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ चीज उठाई, किसी चीज में लगा दिया, कोई चीज यहाँ से बच्चे चीजें छेड़ दी, कुछ पेड़ों में कुछ कर दिया। देखा होगा आपने, एडिसन की कहानियां सुनी होंगी कि एडिसन ने अपनी जो मेड थी उसे कीड़े खिला दिए थे। तो इस एज में बच्चा एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, बहुत एक्सपेरिमेंट, लेकिन ठोस चीजों से, एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाता, यानी दिमाग दिमाग के अंदर उसकी बातें समझ में नहीं आती। तो ये आपकी एज होती है ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर आपकी एज आती है द फॉर्मल, ये लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर बच्चा बिल्कुल मिच्योर्ड हो जाता है हर तरीके से। यहाँ पर बच्चा एडल्ट हो जाता है, क्योंकि ये 12th अप टू एडल्टहुड तक होती है। तो यहाँ बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचता है, दिमाग से सोचता है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेता है। तो इसका दिमाग यहाँ पर काफी अच्छा चलता है। ये लास्ट स्टेज होती है। तो अगर हम सवाल की तरफ जाएं अपनी, तो राशिद जो है किस डिफिकल्टी से गुजरा कि एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पा रहा, तो जाहिर सी बात है कॉन्क्रीटली तो सोच पा रहा है, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। सिंपल बात है। फॉर्मल स्टेज में नहीं है वो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पा रहा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई है, यानी अमूर्त नहीं सीख पा रहा। मूर्त तो सीख पा रहा है, कॉन्क्रीट तो समझ में आ रही है, उसके बाद अमूर्त नहीं आ रही है, तो बस वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है वो। फिर सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड टू प्लान फिगर्स इन वर्टिकल्स एंड एजेस। देखिए, मैंने बताया था ज्योमेट्री के लिए प्लान फिगर्स बताना, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, इसे बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका जियो बोर्ड होता है। मैंने बताया था ना, उस पर कीलें लगी होती हैं, उस पर रबर बैंड पर आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी बना सकते हैं उस पर। तो वो बेस्ट वे है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, उसे दिखता है, खुद कर बना के भी देखता है। तो ये बेहतर तरीका होगा सबसे। तो नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। यानी ये बता रहे हैं कौन सा रीजन नहीं है जिससे बच्चा मैथ्स में फेल हो जाता है। नंबर ऑफ सिंबॉलिक नोटेशन, यानी प्रतीकात्मक संकेत,
बी ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की संरचना, सी ऑप्शन है जेंडर डिफरेंसेस यानी लैंगिक भेद, फिर चौथा ऑप्शन है आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस यानी कक्षा का अनुभव। क्या होना चाहिए ऑप्शन? यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो सवाल को समझेंगे फिर करेंगे। सवाल क्या है आपका कि मैथमेटिक्स का जो डर है और उसका जो फेलियर है वो क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे को सिंबॉलिक नोटेशन हो सकता है नहीं समझ में आए और उनसे डर लगता हो और वो नहीं समझ में आता हो। स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स गणित की संरचना है, नहीं समझ में आ रही, फेल हो सकता है, उसका डर हो सकता है। क्लासरूम में बहुत ही बेकार अनुभव रहा है, उससे भी डर लग सकता है बच्चे को और फेलियर हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भैया क्योंकि लड़की है इसलिए डर रही है मैथ से। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी ये गलत बात है और यही बात है जिसका डर नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि जेंडर डिफरेंसेस का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी बच्चा अपने जेंडर के हिसाब से मैथमेटिक्स को डील नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बॉयज जो लड़के हैं वो मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता मैथ से, या फिर वो लड़की है इसलिए उसे डर लगता है इसलिए वो मैथ्स में फेल हो जाएगी क्योंकि वो लड़की है। तो ये वजह नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर यही होगा। The chapters in the NCERT textbook of mathematics have titles like the junk sailor, a trip to Bhopal, the way to world looks like this ship has been lost. यानी आपने देखो बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में जो टाइटल होता है ना चैप्टर्स के वो ये होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो क्यों रखते हैं? चैलेंज द स्टूडेंट टू गेस द मैथमेटिकल कंटेंट इन द चैप्टर्स। क्या वो इसलिए होता है ताकि बच्चा जो है मैथमेटिक्स के कंटेंट को समझ जाए चैप्टर का नाम सुनकर, या फिर वो इसलिए होते हैं मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंटली ताकि हम उन्हें अलग से समझा सकें अच्छे तरीके से, या फिर इसलिए होते हैं मेक इट इंटरेस्टिंग बाय रिलेटिंग टू एवरीडे लाइफ, यानी हम उन्हें रिलेट करें ताकि वो अपनी एवरीडे लाइफ से रिलेट कर पाए, या नो अबाउट सेलिंग जंक एंड ट्रैवलिंग, या ताकि हम सेलिंग जंक वाले को समझ पाए उसके बारे में जान पाए और ट्रैवलिंग के बारे में जान पाए। नहीं, इससे सही ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, यानी जब ऐसी चीजें, देखो ये जो हमारे जंक डीलर होते हैं, हम ट्रिप पे जाते हैं कहीं जर्नी पे जाते हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। और हम एनसीईआरटी हो चाहे एनसीएफ हो, सबका मेन पर्पस ये है कि छोटे बच्चों को जो उनके कोई भी सब्जेक्ट हो उनकी एवरीडे लाइफ से जोड़ना, उनकी जो बेसिक आपके जो मतलब दिनचर्या है, जो उनकी लाइफ है उनसे जोड़ना। क्योंकि अगर कोई चैप्टर लाइफ से नहीं जुड़ेगा तो फिर बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा और उसे सीख नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो ये ऑप्शन सही होगा। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, देखो कुछ भी पर्पज नहीं है डायग्नोस्टिक, जहां पे भी वर्ड आ जाए डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज को जांचना। अब सिंपल सी बात है, आपने डायग्नोस्टिक लैब्स जो होगी जहाँ पे खून की जांच होती है, तो वहां उस वर्ड से आप देख सकते हैं इसे। देखिए खून की जांच होती है, खून की जांच जब होती है तो आप जब खून की जांच कराने जाते हो तो वो क्या बताता है कि भाई आपको ये बीमारी है ना, ये बीमारी है। तो सही ऑप्शन इसका ये होगा क्या, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको बीमारी क्या है, आपकी बीमारी का इलाज नहीं करता। तो यहाँ पर भी डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनका पता लग जाए, यानी बच्चे की जो गैप्स हैं अंडरस्टैंडिंग में उसका पता लग जाए। ठीक है, तो सही ऑप्शन यही होगा। एक होता है रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, यानी जब डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है पता लग जाता है कि बच्चे की कमी क्या है, फिर उस कमी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक होता है चेक करना कि क्या बीमारी है। Problem solving as a strategy of doing mathematics involves extensive practice using clues to arrive at a solution, activity based approach या estimation। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी मैथमेटिक्स में क्या, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सॉल्व की जा सकती है, इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखिए सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करके, यूजिंग क्लूज टू अराइव अ सॉल्यूशन यानी समाधान में पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करके, या फिर गतिविधि आधारित दृष्टिकोण यानी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, या फिर एस्टिमेशन या अनुमान। देखिए अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो हमें एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि बच्चा एक्टिविटी करे। यानी एक्टिविटी का क्या मतलब होता है क्लासरूम में, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, खुद जानने की कोशिश करता है कि चीजों को क्या चल रहा है, उसे बोलते हैं हम एक्टिविटी अप्रोच, और यही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन फेस्ड विद प्रॉब्लम्स रंजू यूजुअली आस्क शुड आई ऐड और सब्सट्रैक्ट, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड, सच क्वेश्चन सजेस्ट। यानी कह रहे हैं जब बच्चा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करता है मैथमेटिक्स के, जैसा आपने देखे भी होंगे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ऐड लेस, मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय दिस, तो बच्चा कर देता है। लेकिन जब लैंग्वेज वाले आ जाते हैं,
जिनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा वहाँ पर घबरा जाता है। मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो तो कर लेते हैं लेकिन वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। तो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, यानी लैंग्वेज वो समझ नहीं पाता है, इस वजह से वो नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन वो ऐसे दे देते हैं कि राम के पास 10 आम थे और 10 आम में से 2 आम उसने शाम को दे दिए, तो बताइए राम के पास कितने आम बचे। तो अब ये समझ नहीं पाता मैं इसमें ऐड करूं या लेस करूं, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है कि उसमें लिखा क्या है, बस यही वजह होती है और कोई वजह नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी जब बच्चा आकार को पढ़ा रहा होगा तो उसे वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विजिट करता है वो ऐसा क्यों करता है। शी हैज completed most of the syllabus well in time and needs to provide leisure, ये कह रहे हैं कि उसने क्योंकि सारा सिलेबस मतलब पूरा कर लिया है, तो ऐसा फिर उसे टाइम मिल जाएगा। अगर वो सारे सिलेबस ऐसे पूरा कर लेगी तो उसे टाइम मिल जाएगा आराम से अवकाश का, लेजर का, आराम करने का। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इट वुड बी अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल्स। देखिए कम्युनिकेटिव स्किल्स का मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हटा देंगे बिल्कुल। फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई सो दैट दे आर मस्ट, यानी ये कह रहे हैं जो फील्ड ट्रिप्स है ना सीबीएसई ने मैंडेटरी कर रखी हैं, तो भैया उन्हें करना पड़ेगा जरूर, यानी रिकमेंड कर रखी है तो इनको करना पड़ेगा, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये जरूरत की चीज है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। Shapes are in the integral part of any architecture and such trips encourage connections across the disciplines, यानी शेप्स जो होते हैं ना, आकार जो हमारे हैं, ये आर्किटेक्चर जो हम ट्रिप पे ले जाते हैं ना, ताजमहल दिखाते हैं, कुतुब मीनार दिखाते हैं, लाल किला दिखाते हैं, ठीक है, इतने और तरह तरह के वैष्णो मंदिर और बहुत तरह के वैष्णो मंदिर, मतलब बहुत मंदिर हैं यार, कितना इतने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, उनके शेप्स, उनका आर्किटेक्चर देखोगे आप दंग रह जाओगे कि किस तरीके से शेप्स बनाकर आ रहे हैं। तो जब वो बच्चे देखते हैं तो उनसे रिलेट होता है, वो शेप्स को समझ पाते हैं कि शेप्स आखिर है क्या। तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर सच ट्रिप इंकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन, यानी ये कनेक्शन बनाता है, बच्चों की समझ में आता है कि हाँ भाई ये होता है शेप। तो इस वजह से हम कह सकते हैं भाई कि ये हम मान सकते हैं कि भाई ये जरूरी है। अच्छा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल डी ही होगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए दी एजुकेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।